Hello everyone. First of all, welcome to all of you on my YouTube channel BioBridge. आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीआई ट्रैक के बारे में। जीआई ट्रैक के बारे में सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में जीआई ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, कौन कौन से ड्रग्स कौन कौन से रिसेप्टर्स पे काम करते हैं और उसका क्लासिफिकेशंस, कौन कौन से क्लास के ड्रग्स आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेज और ड्रग्स के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स के बारे में पता चलने वाला है कि जो आपका कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 क्लासिफिकेशंस है ड्रग्स का। फर्स्ट इमेटिक्स ड्रग, दूसरा एंटी इमेटिक्स ड्रग और तीसरा आ जाएगा प्रोकाइनेटिक्स ड्रग। तो फर्स्टली हम लोग क्लियर करने वाले ये 3 क्लास को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के थ्रू एमेटिक्स ड्रग को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एंटी एमेटिक्स और उसके बाद प्रोकाइनेटिक्स ड्रग हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमेटिक्स। एमेटिक्स का मतलब होता है कि वैसे ड्रग्स, एमेटिक्स में वैसे ड्रग्स आ जाएंगे। एमेटिक्स आर द ड्रग्स विच सप्रेस वोमिटिंग्स विच इंड्यूस वोमिटिंग। तो इमेटिक्स ड्रग का मतलब होता है कि वैसे ड्रग्स को बोलते हैं, वैसे मेडिसिन को बोलेंगे जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करेगा। इंड्यूस मतलब वॉमिटिंग कराने के लिए उस मेडिसिन को दिया था, मतलब द ड्रग्स विच इंड्यूस द वॉमिटिंग्स। सो इसका छोटू सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। द ड्रग्स which act to induce the nausea and वॉमिटिंग। ऐसा ड्रग्स होता है जो वॉमिटिंग्स को इंड्यूस कराता है। सो हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में एक वॉमिटिंग सेंटर्स होता है। वॉमिटिंग सेंटर मतलब अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी तरह का छेड़खानी होगा, अल्ट्रेशन होगा, तो वहाँ से वॉमिटिंग इंड्यूस होगा। और उस वॉमिटिंग सेंटर्स का नाम है सीटीजेड एक एरिया होता है जिसका नाम है, फुल नेम इसको बोल सकते हैं हम लोग, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ये एक ऐसा जोन होता है, ये एक वॉमिटिंग सेंटर जोन होता है जहां पर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। इस सिटीजेड एरिया में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए ले सकते हैं, अगर एग्जांपल्स के लिए सिटीजेड एरिया में जो रिसेप्टर्स होंगे, सपोज कीजिए डोपामिन का रिसेप्टर होगा, D2 रिसेप्टर होगा, 5-HT3 रिसेप्टर्स हो सकता है, ठीक। हिस्टामिन का रिसेप्टर हो सकता है, H1 रिसेप्टर भी हो सकता है, ठीक। तो ये सिर्फ कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो सिटीजेड एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। NK1 रिसेप्टर हो जाएगा, ये कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कुछ सिटीजेड एरिया में प्रेजेंट होते हैं। एक स्पेसिफिक नोट्स ये है कि ये सिटीजेड एरिया ब्रेन में होता है, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर से वो ये नहीं होता है। सपोज कीजिए कि हमारा ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन है, तो ब्रेन से पहले हमारा आता है ये स्टार शेप का एस्ट्रोसाइट्स और ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। तो इस ब्रेन और ब्लड से बीच में एक सेल्स आता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है। जो क्या करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर का, ब्रेन को प्रिवेंट करता है कुछ ऐसे सब्सटेंस से जो डायरेक्टली ब्लड में सर्कुलेट हो रहा हो। तो ये ब्रेन में होता है, लेकिन हमारा BBB से बाहर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर होता है, ठीक। इसमें बहुत सारे ब्लड ब्रेन बैरियर से इसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स क्या करता है, जाकर वहाँ पर स्ट्राइक करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और वॉमिटिंग इंड्यूस कराता है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म है। तो मेनली जो सिटीजेड एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉमिटिंग सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? वॉमिटिंग सेंटर्स बोलते हैं, ठीक। तो
इसके बाद हम लोग एंटीमेटिक्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक्स की। अभी बात करते हैं सिर्फ इमेटिक्स के बारे में। तो इमेटिक्स ड्रग जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है, मेनली दो प्रकार का होता है। एक ऐसा ड्रग्स होगा जो सेंट्रली एक्ट करेगा, जिसको बोलेंगे सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स ड्रग। दूसरा आएगा जो सेंट्रली नहीं पेरिफेरली एक्ट करेगा, पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक्स ड्रग। ये दो ड्रग्स आता है। जैसे मान लीजिए एक सेंट्रली एक्ट करेगा, मतलब डायरेक्ट सीएनएस पे एक्ट करेगा, डायरेक्ट सीटीजेड एरिया में एक्ट करेगा, डायरेक्ट मेडुला ऑब्लांगाटा पे एक्ट करेगा। मेडुला ऑब्लांगाटा भी क्या है, वॉमिटिंग सेंटर से नाम से जानते हैं, ठीक। तो सीटीजेड और मेडुला के पास अगर जाकर कोई केमिकल्स स्ट्राइक करता है और वहां से वॉमिटिंग इंड्यूस कराता है, तो उस केमिकल्स को क्या बोलते हैं, एमेटिक्स बोलते हैं, एमेटिक्स बोलते हैं। तो जो सेंट्रली एक्ट करने वाला जो ड्रग्स होता है, सेंट्रली एक्ट करने, समझ में आ रहा है, सेंट्रली एक्ट मतलब डायरेक्ट सीएनएस के पास जाएगा और एक्शंस दिखाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स ड्रग। सो इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम होता है, एग्जाम्पल ड्रग्स का एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन, अब बात करते हैं एपोमॉर्फिन के बारे में। एपोमॉर्फिन एक ऐसा ड्रग्स होता है, ये एक ओपिवाइड्स होता है। ओपिवाइड्स मतलब अफीम, अफीम से बना हुआ ये ड्रग्स है। लेकिन मेनली हम लोग ये, हमको पता है बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जितने भी ओपियम होते हैं, और साइंटिफिकली रिसर्च भी किया गया है कि जितने भी ओपियम होते हैं, ओपिवाइड्स होते हैं, वो अल्फा कप्पा डेल्टा ये सारे रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा सिंगल ड्रग्स होता है एपोमॉर्फिन जो डोपामिन रिसेप्टर पर एक्शन दिखाता है। जो क्या दिखाता है, डोपामिन रिसेप्टर पर एक्शन दिखाता है। तो एपोमॉर्फिन कैसा होता है, एपोमॉर्फिन को हम लोग सब क्यूटेनियसली दे सकते हैं, सब क्यूटेनियसली दे सकते हैं। इसका रूट्स क्या हो जाएगा, सब क्यूटेनियस दे सकते हैं, या फिर आईएम के फॉर्म में दे सकते हैं। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलरली, ठीक, इंट्रामस्कुलरली इसको हम लोग आईएम या फिर सब क्यूटेनियस देंगे, ठीक। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। तो एपोमॉर्फिन क्या करता है, एपोमॉर्फिन हम लोग अगर इंजेक्शन के फॉर्म में ले लिए, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलरली, ठीक, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, जो एपोमॉर्फिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है डोपामिन रिसेप्टर को, डोपामिन रिसेप्टर पर एक्शन दिखाता है। और ये डोपामिन रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, D2 डोपामिन रिसेप्टर। D2 रिसेप्टर कहाँ है, सीटीजेड एरिया, और सीटीजेड एरिया को क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, ठीक। तो ये एक्शंस कहाँ दिखाता है, सीटीजेड एरिया, सीटीजेड एरिया पर एक्शन दिखाता है। और यहाँ से हमारा क्या होता है, वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग प्रोड्यूस होता है। यहाँ से डायरेक्ट हमारा डोपामिन रिसेप्टर पर एक्शंस दिखाएगा, कहाँ पर होता है, सीटीजेड एरिया में। तो वहाँ से हमारा क्या होगा, वॉमिटिंग इंड्यूस होगा, वॉमिटिंग इंड्यूस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मेनली जो एपोमॉर्फिन ड्रग्स होता है, इसका मेनली जो यूज होता है पॉइजनिंग केस में होता है। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे तो नॉर्मली वॉमिटिंग करा नहीं सकते हैं किसी पर्सन को। क्यों वॉमिटिंग कराएंगे, जब वॉमिटिंग कराना होगा जब कोई पॉइजनस कंपोनेंट को इंटेक कर लिया हो, उस समय हम लोग इसका जनरली यूज करते हैं। तो नॉर्मली यूज के लिए अगर लिखना होगा यूजेज, तो एपोमॉर्फिन का मेन यूज क्या होता है कि ये नॉर्मली यूज करते हैं, यूज इन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग केस में इसको यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एपोमॉर्फिन होता है, एपोमॉर्फिन, एपोमॉर्फिन का मतलब होता है कि ये पार्किंसन डिजीज में भी इसको यूज करते हैं, पार्किंसन डिजीज में भी यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि डोपामिन का लेवल डाउन हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक। तो इसीलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि ये डोपामिन के रिसेप्टर पर काम करता है, ठीक।
एज ए डोपामिन, डोपामिन रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, तो इसीलिए इसको पार्किंसन डिजीज में भी यूज करते हैं, ऑल्सो यूज इन पार्किंसन डिजीज। ऑल्सो यूज इन पार्किंसन डिजीज। क्यों? क्योंकि पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, डोपामिन लेवल डाउन हो जाता है, और डोपामिन लेवल जब डाउन हो जाएगा बॉडी में, जब हमारा क्या होता है कि ब्रेन से हमारा ब्रेन सेल्स जो होता है बेसल गैंग्लिया, वो डोपामिन का सेक्रेशन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर डीजनरेशन होता है। डीजनरेट न्यूरॉन्स का डीजनरेट होने के कारण डोपामिन का लेवल हमारे बॉडी में कम हो जाता है, जिससे क्या हम देखने को मिलता है कि बॉडी जो होता है, जो मसल टोन इंक्रीज होता है, बॉडी मूव नहीं कर पाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसीलिए इस मेडिसिन को देते हैं एपोमॉर्फिन। वो डोपामिन के रिसेप्टर पे काम करता है और ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक, मूवमेंट में भी हेल्प करता है। सो पार्किंसन डिजीज में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, इसका साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट में बात किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक। क्योंकि डोपामिन क्या करता है, डोपामिन वैसोडाइलेशन कराता है, ठीक, वैसोडाइलेशन कराता है। हाइपोटेंशन इसका साइड इफेक्ट हो। क्यों? क्योंकि ये डोपामिन, अगर इस डोपामिन रिसेप्टर पर कोई भी ड्रग्स एक्शन दिखा रहा है, ठीक, तो वो ड्रग्स का एक्शन कैसा रहेगा, वैसोडाइलेटर कराएगा, वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। मतलब अगर मान लीजिए आपका ब्लड वेसल्स इतना है, तो ड्रग्स के एक्शन दिखाने के बाद आपका ब्लड वेसल्स इतना मोटा थिकनेस हो जाएगा, तो ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई कम हो गया, ठीक, इसीलिए ब्लड वॉल्यूम डाउन हो गया और हाइपोटेंशन का एक कारण बन जाता है। सो ये हमारा एपोमॉर्फिन के बारे में था। नेक्स्ट, ऐसे जो ड्रग्स होता है जो पेरिफेरली एक्शन दिखाता है, पेरिफेरली मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ने के बाद, ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ने के बाद हमारा पूरा पेरिफेरल में आ जाता है, तो वहाँ पर एक्शन दिखाता है। तो मेनली क्या करता है, जो ये एपोमॉर्फिन होता है वो नॉर्मली सिरप के फॉर्म में आता है, ये सिरप के फॉर्म में आता है, सॉरी, इसमें जो पेरिफेरली एक्टिंग इमेटिक्स ड्रग आता है उसका एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, इपिकैक्वाना, कैक्वाना, ठीक। तो इपिकैक्वाना ये एक, इसको हम लोग इपिकाक में बोलते हैं, इपिकाक नाम से भी आता है। तो ये क्या है कि पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग होता है, पेरिफेरली एक्टिंग, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम नहीं करता है। और ये एक ऐसा ड्रग्स होता है जो नॉर्मली सिर्फ सिरप फॉर्म में आता है। क्या आता है? ओनली सिरप फॉर्म, ओनली सिरप फॉर्म में ही आता है ये ड्रग्स। ये हम लोग को टैबलेट फॉर्म में नहीं आएगा, इंजेक्शन फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टमक के लाइनिंग में इरिटेशंस कराता है, ठीक। स्टमक के लाइनिंग में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस लिखेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में समझेंगे। ये नॉर्मली क्या करेगा, ये ड्रग्स क्या करता है, ये इरिटेट करता है, कॉज इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ जीआईटी ट्रैक में, जीआई ट्रैक में जो म्यूकोजल लाइनिंग होता है, सबसे इंटरनल लाइनिंग, उसमें क्या करता है, इरिटेशंस कॉज करता है। और जब वहां से इरिटेशंस कॉज करेगा तो हमारा जो वेगस नर्व होता है, वेगस एफरेंट नर्व को स्टिमुलेट कर देता है, वेगस एफरेंट नर्व को स्टिमुलेट कर देगा। और ये वेगस एफरेंट नर्व क्या करता है, एफरेंट मतलब जो सेंसरी नर्व होता है, स्टिमुलेट करता है और वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। वो सिग्नल्स क्या करता है, सिग्नल्स ट्रांसफर करेगा, कहां पर ट्रांसफर करता है, दो पार्ट्स में, एक मेडुला के पास और एक सीटीजेड एरिया। तो मेडुला क्या है कि मेडुला पर अगर ये सिग्नल्स मेडुला के पास जाता है तो मेडुला ना क्या कराता है, देखिएगा, अगर ये मान लीजिए हमारा स्टमक है
तो यहाँ से ये मेडुला क्या करेगा कि एक सिग्नल्स भेजेगा, एफरेंट नर्व सिग्नल ले गया था और मेडुला क्या करेगा, सिग्नल भेजता है और सिग्नल भेजने के बाद यहाँ पर जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, ठीक। यहाँ पर जबरदस्त जो स्टमक में जो कॉन्ट्रैक्शंस कराने के बाद क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा और यहाँ पर क्या होता है, कार्डियक स्पिंक्चर होता है जो इस गेट को बंद करता है, तो उसको भी रिलैक्स कर देगा, एकदम रिलैक्स करोगे। और ये कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो क्या होगा, ये जितने भी कंटेंट होंगे वो क्या होगा, एकदम फोर्सफुली निकलेगा बाहर, जिसको वॉमिटिंग बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से मेडुला भी क्या कराएगा, वॉमिटिंग कराएगा। और सीटीजेड एरिया तो आपको पता ही है, सीटीजेड एरिया क्या होता है, वॉमिटिंग सेंटर होता है, ये भी क्या कराएगा, वॉमिटिंग कराएगा, ठीक। ये भी क्या कराएगा, वॉमिटिंग कराएगा। और ये जो ड्रग्स होता है इपिकाक, ये रेयरली यूज किया जाता है, ये क्या किया जाता है, रेयरली यूज किया जाता है। यूजेज जो इसका होता है ये रेयर होता है, नॉर्मली इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक। ये नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। नॉर्मली आपको पता चल गया कि जो पॉइजनिंग के केस में ये ड्रग्स दिया जाता है, पार्किंसन डिजीज में भी ये ड्रग्स दिया जाता है। और एक और कंडीशन हो सकता है, अगर मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन है, अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है तो यहाँ पर साइड इफेक्ट में क्या था, हाइपोटेंशन, तो हाइपरटेंशन वाले कंडीशन में भी दे सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर इपिकाकवाना का। इपिकाकवाना क्या था, सिर्फ ओरली आ रहा था सिरप के फॉर्म में, ठीक। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इरिटेशन करा रहा था म्यूकोजल लेयर में, और इरिटेशन करा के जो ये वैगस नर्व वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको स्टिमुलेट करेगा और सिग्नल्स भेजता है, ठीक। सिग्नल कहाँ भेजेगा, मेडुला या फिर सीटीजेड एरिया में, और दोनों क्या होता है, वॉमिटिंग इंड्यूस कराता है। ये कुछ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में इसको नहीं देना है, कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं, कौन कौन से कंडीशन में ये ड्रग्स को देना मना होता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एमेटिक्स ड्रग। और एमेटिक्स ड्रग क्या होता है, जो वॉमिटिंग कराता है। तो फर्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई भी पॉइजनर्स खाए हुए हैं, पॉइजनिंग के केस में देंगे, लेकिन ऐसा पॉइजन होगा जो कोरसिव होगा, कोरसिव पॉइजनिंग। सपोज कीजिए एक ऐसा कोई कंटेंट है, लिक्विड पदार्थ है जो आप ड्रिंक कर लिए और बहुत एसिडिक है, एसिडिक मतलब बहुत एसिडिक है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, तो स्टमक में गया और उसको फोर्सफुली वॉमिटिंग करा रहे हैं, तो वो एसिड क्या करेगा, हमारा जो जीआई ट्रैक है, ये मेरा देखिए ये क्या है, जीआई ट्रैक है। तो मान लीजिए एसिड कंटेंट इस वाले एरिया में है, एसिड कंटेंट इस वाले एरिया में है और फोर्सफुली वॉमिटिंग कराएंगे तो क्या करेगा, जो स्टमक का लाइनिंग होता है या फिर जो इसोफेगस का लाइनिंग होगा, ये इसको क्या करेगा, इसको डैमेज कर देगा, ठीक। तो डैमेज कर देगा, इसलिए अगर पॉइजनिंग के केस में दे रहे हैं, लेकिन कोरोसिव पॉइजनिंग, ऐसा पॉइजनिंग जो इस लेयर को डैमेज करेगा, उस केस में हम लोग नहीं देते हैं, ठीक। तो कौन केस में, एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, अगर एसिड रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहेगा या फिर बेसिक कोई कंपाउंड रहेगा, बेसिक कंपाउंड भी उतना ही एक्शंस दिखाएगा जितना एसिडिक दिखाता है, तो उस वाले केस में नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये अगर इस लेयर में क्या कर देगा, परफोरेशंस कर देता है। परफोरेशंस मतलब इस लेयर को डैमेज कर देगा, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि बिकॉज इंक्रीज द परफोरेशंस कर देगा। किसका परफोरेशंस, जीआई ट्रैक का परफोरेशंस कर देगा, इसलिए इस कंडीशन में हम लोग नहीं देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट पॉइजनिंग। अगर मान लीजिए
कोई ऐसा ड्रग्स है जो डायरेक्टली सीएनएस पर एक्शंस दिखा रहा है, डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन दिखा रहा है, तो उस वाले कंडीशन में भी हम लोग इमेटिक्स ड्रग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसके असर को काटने के लिए काटेगा, लेकिन सीजर्स या फिर एपिलेप्सी कराने का चांसेस हो जाता है। ठीक, तो सीएनएस स्टिमुलेटिंग पॉइजनिंग, ऐसा ड्रग सीएनएस स्टिमुलेटिंग पॉइजनिंग, ऐसा ड्रग्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है, उस कंडीशन में भी इमेटिक्स ड्रग को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जन का रिस्क बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज रिस्क ऑफ कन्वर्जन्स या फिर सीजर्स कराने का चांस बढ़ा देता है। और सीरियस स्टिमुलेटिंग ड्रग्स जैसे मान लीजिए कोकीन आ गया, कोकीन आ जाएगा, ठीक, कोकीन आ जाएगा, ठीक, एम्फिटामिन आ जाता है, ठीक, तो कुछ ड्रग्स आ जाए जैसे कोकीन लिख सकते हैं आप, कोकीन। कोकेन क्या कराता है? सीएनएस स्टिमुलेटिंग ड्रग। अगर किसी को ये पॉइजनिंग हुआ है, कोकेन का पॉइजनिंग हुआ है, तो इमेटिक्स ड्रग नहीं देंगे, इमेटिक्स ड्रग नहीं देंगे। देखिए ये कुछ बेसिकली क्या होता है कि नहीं देने के कारण होता है कि हम लोग फोर्सफुली उसको बाहर नहीं निकलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग एक ऐसा ट्यूब डालते हैं जिसको बोलते हैं लेवाज ट्यूब डालते हैं, ठीक, उस लेवाज ट्यूब के थ्रू कंटेंट को बाहर निकाला जाता है, उस समय उसके थ्रू निकाला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन में। अगर मान लीजिए केरोसिन पॉइजनिंग है, केरोसिन सबको पता है, या पेट्रोल ही बोल सकते हैं इसको, पेट्रोल का पॉइजनिंग है, तो पेट्रोल के पॉइजनिंग किसी को कोई ड्रिंक कर लिया है पेट्रोल, उस कंडीशन में भी इमेटिक्स नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोर्सफुली जब एक्शन होगा, एक्शन फोर्सफुली अगर निकालेगा, तो पेट्रोल जो होता है बहुत थिन होता है, वो लंग्स में भी जाएगा, यहाँ पर निकलने के बाद लंग्स में भी इंटर करेगा, तो लंग्स में इंटर करेगा तो एस्पिरेशनल न्यूमोनिया होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक, एस्पिरेशनल न्यूमोनिया होने का चांस बढ़ जाएगा। इंक्रीज एस्पिरेशनल न्यूमोनिया, ये कंडीशन देखने को ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए इस कंडीशन में भी हम लोग इमेटिक्स ड्रग नहीं देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि अनकॉन्शियस पेशेंट में भी नहीं देंगे। ऐसा मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जो बहुत होश में नहीं है, नॉर्मली सोया हुआ है, कोई उसका एक्टिविटी नहीं है, तो उसको क्यों देंगे? क्योंकि उसका एक प्रॉपर पोजीशन ही नहीं मिल पाएगा, और वॉमिटिंग कराने के लिए बहुत एक प्रॉपर पोजीशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसलिए नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे सोया है और ऐसे सोया वॉमिटिंग करेगा तो लैरिंग्स जो होता है, वॉइस बॉक्स, उसमें डैमेज आ सकता है, उसका खिंचाव हो सकता है। ठीक, तो उसमें भी हम लोग नहीं देते हैं। ठीक, इसका रिस्क क्या होगा? लैरेंजियल स्पाज्म, मतलब खिंचाव, इस कंडीशन को भी ये कॉज कर सकता है, इसलिए इस कुछ सिचुएशंस में हम लोग इमेटिक्स ड्रग नहीं देखते हैं। और ये चार जो है बहुत ही मेजर फैक्टर्स होते हैं, ये चार होते हैं जो मेजर फैक्टर्स होते हैं। ये था हमारा इमेटिक्स ड्रग। इमेटिक्स ड्रग क्या होता है? इमेटिक्स ड्रग होता है जो वॉमिटिंग को इंड्यूस कराता है, नॉर्मली पॉइजनिंग वाला केस में देते हैं। ये सारा कुछ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंटी इमेटिक्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एंटी इमेटिक्स के बारे में। और एंटी इमेटिक्स किसको बोलते हैं? एंटी इमेटिक्स वैसे ड्रग्स होते हैं जो वॉमिटिंग, इमेटिक्स मतलब वॉमिटिंग, एंटी मतलब नहीं कराना है। ठीक, तो ऐसे ड्रग्स होंगे जो वॉमिटिंग्स को सप्रेस कर देगा, उसको वॉमिटिंग्स नहीं होने देगा। ठीक, सो ओवरऑल ये हमारा इमेटिक्स के बारे में था। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जितना ज़्यादा हो सके इसको स्प्रेड कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको भेजिए, ताकि वहाँ से आपको नॉलेज भी प्रोवाइड हो और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जाए। थैंक यू।